नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को, जो कि किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। पिछले वीडियो में अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन मैंने आप सबको कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बारे में। जिसमें कि अगर हम बात करें तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत है। ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी सीधे क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो अगर इसका आंसर पूछा जाएगा तो आप आंसर देंगे किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने? E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने। या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक महोदय ने अधिगम के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है। इसे अन्य नामों से भी जानते हैं, अन्य कई नाम हैं जो जानते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश की बातें करते हैं तो हम ट्रायल और एरर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्रायल एरर थ्योरी। इस सिद्धांत को इंग्लिश की बात करें तो ये कहते हैं। और इंग्लिश में नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में कई नाम दिए गए हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ प्रयास करूंगी कि आपको सारे नाम बता दूं, लेकिन फिर भी कोई भी आप सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसका इंग्लिश में अध्ययन बहुत ज़रूरी हो जाता है, इंग्लिश में उस सिद्धांत का नाम, ताकि एग्जाम में अगर आप हिंदी में कंफ्यूज भी हों तो इंग्लिश में पढ़कर उसको समझ सकें कि ये किस सिद्धांत की बात हो रही है। बहुत बार ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो इस सिद्धांत का, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का नाम क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक, ये इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अलावा अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो अन्य नाम होंगे इसके संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड या एसआर थ्योरी, संयोजन का सिद्धांत, या फिर हम अगर एसआर थ्योरी की बात करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, ये भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है अलग अलग नामों से। अगर आपसे पूछ दिया जाए संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत और आपने सिर्फ प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पढ़ रखा है तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए अन्य नामों को जानना भी जरूरी है। और इसके साथ साथ स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये नाम जरूर याद रखिएगा, इस तरह से भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है। तो ये तो होगी इसके अन्य नामों की बात। आप इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक महोदय ने ही ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के थे? ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक थे, जो कि एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक पशु वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने कई पशुओं पर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने एक ही कोई पशु लिया और पशुओं पर, मानव पर तरह तरह के प्रयोग किए, लेकिन इन्होंने जो अपना ये प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो मुख्य रूप से एक बिल्ली पर प्रयोग कर प्रतिपादित किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि थॉर्नडाइक महोदय, ये भी प्रश्न बनता है कि थॉर्नडाइक महोदय ने किस जानवर पर या किस पशु पर अपना प्रयोग किया था, तो वो एक बिल्ली पर किया था। ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आई। थॉर्नडाइक के बारे में और जानना क्या चाहिए, जो कि परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है थॉर्नडाइक महोदय। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान को शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रथम कार्य अगर किसी मनोवैज्ञानिक ने किया है तो वो कौन है? थॉर्नडाइक महोदय। ठीक है। इससे पहले जब ये मनोविज्ञान का अध्ययन जो है शिक्षा के अंतर्गत नहीं किया जाता था, तो बच्चों का विकास, इस तरह की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना, समझाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन थॉर्नडाइक महोदय ने ऐसा श्रेयपूर्ण कार्य किया है कि मनोविज्ञान को शिक्षा के साथ जोड़ा। इस वजह से इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, जिसका हिंदी में हम कह सकते हैं तो उसका नाम शिक्षा मनोविज्ञान, और इंग्लिश में बात करते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी, जो उनकी पुस्तक का नाम है, और एनिमल इंटेलिजेंस, ये जो एक उनकी पुस्तक है इन्होंने लिखी हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है उसी के अंतर्गत इन्होंने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया, मतलब उसी पुस्तक में इन्होंने भी उसको बताया है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है क्या। ठीक है, ये इन्होंने अध्ययन कराया। एक व्यवहारवादी थे, इन्होंने कई चीज मनोविज्ञान में, और कहना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान में, इन्होंने बहुत से ऐसे श्रेयकर कार्य किए हैं जिसका श्रेय सिर्फ इनको ही जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के इनको जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है, मैंने अभी आपको बताया। इसको जोड़ने का कार्य, मनोविज्ञान को शिक्षा से जोड़ने का कार्य थॉर्नडाइक महोदय ने ही किया। और जैसे कि आपने ये उद्दीपन, अनुक्रिया, इन शब्दों का प्रयोग, पुनर्वलन, इन शब्दों का प्रयोग तभी हुआ जब शिक्षा के साथ मनोविज्ञान को जोड़ा गया।
इससे पहले इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन ये शेखर कार्य किसका है? थॉर्नडाइक महोदय का। तो ये तो हमें थॉर्नडाइक महोदय के बारे में जानना था थोड़ा सा, तो वो मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ते हैं कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहता क्या है। ठीक है, तो आइए सिद्धांत को जानते हैं। सबसे पहले क्या है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करना सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत या एस और बॉन्ड कहते हैं, या फिर प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। इनमें से कोई भी नाम आप ले लीजिए, वो उसको कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको यहाँ लिखी हुई बात बताई। अब मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करती हूँ और आशा करती हूँ आपको समझ में भी जरूर आएगा। पिछले वीडियो में मैं आपको उद्दीपक, अनुक्रिया, ये सारी चीजें बताई थी, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। उद्दीपक किसको कहते हैं? जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। अगर हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो परीक्षा हमारे लिए क्या है? उद्दीपक है। उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, रात रात भर मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी अनुक्रिया हो जाएगी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसीलिए समझाया था, ताकि जब आगे हम इन सिद्धांतों को पढ़ें तो किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो अब थॉर्नडाइक महोदय क्या कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करना सीखना चाहता है, ठीक है, तो क्या करता है? वो ऐसे नहीं सीखता है। जब उसके सामने कोई उद्दीपक होता है तो उसके प्रति वो क्या करता है? उस उद्दीपक को पाने के लिए प्रतिक्रिया करता है कि उस उद्दीपक को वो कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे पा सकता है। तो उसके लिए वो क्या करता है? तरह तरह की क्रियाएं करता है, जिसमें वो कई बार क्या करता है? भूल भी करता है, फिर उस भूल को धीरे धीरे सुधारता है, प्रयास करता है। फिर क्या होता है कि जब वो धीरे धीरे उसका प्रयास जो है, क्या होता है, वो एक दिन वो ऐसा आता है कि जब वो भूल नहीं करता है, वो सीधे से वो काम आराम से कर लेता है। बार बार उस काम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, भूल भी करेगा, भूल को संभालेगा और धीरे धीरे करके वो सही ढंग से वो कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि किसी विशिष्ट उद्दीपक के प्रति जब विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया हो या अनुक्रिया हो तो क्या होगा? वो कार्य क्या कहलाएगा आपका? वो सिद्धांत क्या कहलाएगा? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या हम उसे कहें, क्योंकि इसमें एक उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया हो रही है तो इसे कहेंगे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? अब इस सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति होता है वो बार बार प्रयास करता है। अब जरूरी थोड़ा ना कि वो प्रयास ने एक बार प्रयास किया उसी में उसे सफलता मिल जाए। हो सकता है कि वो बार बार कुछ गलती कर रहा हो जिसकी वजह से उसे सफलता की प्राप्ति नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी गलती को समझ जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब वो बिना गलती किए हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो बार बार प्रयत्न कर रहा है, भूल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा गया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत क्यों कहा गया? क्योंकि किसी उद्दीपक के प्रति तो अनुक्रिया हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वो अनुक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई हम कार्य कर रहे हैं या कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो अनुक्रिया। इस वजह से सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया कहा गया। ठीक है, अब अगर हम इसी की बात इंग्लिश में करते हैं तो इसे SR बॉन्ड या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो उद्दीपन को क्या कहते हैं? स्टिमुलस, और अनुक्रिया को रिस्पॉन्स, और सिद्धांत को थ्योरी। तो इस वजह से इसे SR, अब ये भी प्रश्न परीक्षा में बनता है कि SR बॉन्ड किसने दिया है। तो अगर आपको पता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कौन सी है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ही है, तो आप आसानी से बताएंगे कि थॉर्नडाइक महोदय ने ये सिद्धांत दिया है। ध्यान रखिएगा, SR बॉन्ड थॉर्नडाइक महोदय का दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद संयोजन का सिद्धांत। संयोजन का सिद्धांत क्यों इसलिए इन्होंने कहा गया, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा समझाऊंगी तब आपके समझ में आएगा। संबंधवाद का सिद्धांत क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है तो उस लक्ष्य के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में अनुक्रिया के माध्यम से क्या हो रहा है? एक संबंध बन रहा है, इसलिए इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सिद्धांत के बारे में समझ में होगा इनको नाम क्यों इस तरह से दिए गए वो भी समझ में आया होगा। अब हम इनके प्रयोग की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या प्रयोग इन्होंने किस पे किया? मैंने आपको पहले ही बताया, एक भूखी बिल्ली पर इन्होंने अपने प्रयोग को किया था। तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? भूखी बिल्ली। या अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया, तो भूखी बिल्ली पर किया। ठीक है, उद्दीपक क्या था? मछली था, एक मछली थी, मरी हुई मछली। उसके बाद प्रेरक क्या है? मछली की महक, और चालक भूख। ठीक है, अब मैं इसको आपको डिटेल से समझाती हूँ, समझने का प्रयास कीजिए।
इसमें क्या हुआ कि थॉर्नडाइक महोदय ने एक बॉक्स लिया जिसे इन्होंने नाम क्या दिया, पजल बॉक्स। ये इंग्लिश में नाम था पजल बॉक्स, अगर हिंदी बात करें तो समस्या बॉक्स, ठीक। तो उस पजल बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, ये कहना चाहिए एक ऐसा बटन जो दबने से उस पजल बॉक्स का ढक्कन खुल जाता था, ठीक है। उसमें इन्होंने उस बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी हुई मछली जो थी रख दी, जो बिल्ली को दिखाई दे रही थी। बिल्ली क्योंकि बहुत भूखी थी तो उसने क्या किया, जो बॉक्स था उसके अंदर दौड़ना भागना शुरू किया, किसी भी तरीके से उस मछली को प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन जो था वो प्रयास में सफल, वो बार बार भूल कर रही थी पर प्रयास में सफल नहीं हो रही थी। पर थोड़ा अचानक अपने आप से ही क्या हुआ कि बिल्ली का पैर किसी तरीके से उस लीवर पर पड़ गया और क्या हुआ, दरवाजा खुल गया। जब दरवाजा खुल गया तो बिल्ली को उस मछली की प्राप्ति हो गई, ठीक, समझ में आया। मतलब उस मछली को उसने खा ली और उसकी भूख जो है शांत हो गई। ये बात क्लियर हुई। फिर उन्होंने फिर बिल्ली को उसमें बंद किया, फिर मछली को बाहर रखा। बिल्ली फिर छटपटाई, इधर पूरे बॉक्स में दौड़ी उड़ी और उसके बाद उसने जो है धीरे से फिर उसका पैर उस पर पड़ा और उसने बॉक्स को खोलकर फिर मछली को खा लिया। इस तरह से उन्होंने ये प्रयोग कई बार किया। एक समय ऐसा आया जब बिल्ली बिना किसी गलती के, क्योंकि बिल्ली ने बार बार प्रयास कर रही थी तो उसे पता चल गया कि लीवर पर पैर रखने से लीवर का ढक्कन खुल जाएगा, बॉक्स पर पैर रखने से जो है बॉक्स के अंदर जो लीवर बना हुआ है उस पर पैर रखने से उसका ढक्कन खुलेगा और वो क्या करेगा, बाहर निकलकर मछली को खा सकती है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने प्रयोग को साबित किया कि जो है कि किसी उद्दीपक के प्राप्ति के लिए व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, उसमें भूल भी करता है और उस भूल से सीखकर उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से इन्होंने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। तो अब अगर इसमें प्रश्न पूछा जाए कि इसमें उद्दीपक कौन है, तो वो कौन होगा, वो मछली बाहर रखी हुई है, ठीक है। और उसमें प्रेरक कौन होगा, बिल्ली प्रेरित किससे हो रही है, क्योंकि मछली की महक बिल्ली को लग रही है जिसकी वजह से उसकी भूख और तेज हो रही है, ठीक है। चालक क्या है, भूख, ठीक है। चालक क्या है, भूख, ठीक है। उसको भूख लग रही है इसीलिए तो वो प्रयास कर रही है कि जो जल्दी से दरवाजा खुल जाए और वो बाहर निकल जाए, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उद्दीपक का कार्य कौन कर रहा है, तो मछली जो मरी हुई है, और प्रेरक का कार्य मछली की महक और चालक भूख, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को कैसे साबित किया, इस तरह से इन्होंने साबित किया, ठीक है। ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसमें जो और चीज बताने की है क्या, कि थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि शारीरिक और मानसिक क्रियाएं एक दूसरे से हमेशा जुड़ी होती हैं, जो कि स्नायु मंडल के माध्यम से कार्य करती हैं, ठीक। उनका आपस में क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का, ठीक है। बिल्ली को क्योंकि महक लग रही है, वो प्रेरित हो रही है, तो क्या हुआ, उसके शरीर ने भी कार्य करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका पैर जो है लीवर पर एक समय में पड़ा और दरवाजा खुला और वो बाहर निकलकर मछली को खा लिया। तो इससे क्या हुआ, संयोजन बन गया, ठीक, संयोजन हो गया इनका आपस में, इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या रखा गया, संयोजन। और ये स्नायुमंडल कहाँ पर स्थापित होते हैं, व्यक्ति के मस्तिष्क में ये स्नायुमंडल स्थापित होते हैं, जिनकी क्रियाओं के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में संयोजन होता है और जो है व्यक्ति जो है सफलता को प्राप्त करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इस वजह से सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मछली जो थी एक कर्ता थी, उद्दीपक कौन है, बिल्ली जो थी एक कर्ता थी और उद्दीपक कौन है, मछली है, ठीक है। तो मछली और बिल्ली के बीच में क्या हुआ, बिल्ली को भूख लग रही है और उसके बीच में क्या हो रहा है, भूख लगने के कारण उसने क्या किया, मछली की सुगंध उसको लगी, वो प्रेरित हो रही है और इसी उद्दीपक के कारण उसने अनुक्रिया यानी उसने पूरे बॉक्स में टहलना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक संबंध स्थापित हुआ, जिसकी वजह से वो लीवर खुल गया, ठीक। तो इसलिए संबंधवाद कहलाया। बात समझ में आया। तो ध्यान रखिएगा, उद्दीपक का कार्य किसने किया, मछली ने, और बिल्ली कैसी थी, भूखी थी, जिसकी वजह से उसको मछली की महक बहुत तेज लग रही थी और उसने दरवाजे को खोल दिया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करूँगी। धन्यवाद।